तो हमने क्या किया, हमने सारे एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए। ओके, अब जब हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए तो अब हमें क्या करना है, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि हमें निकालना है डेल्टा टी एम। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का हम मीन ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना है 0.04 प्लस 0.01, तो 52773 10, यानी कि ये आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0.02 सेकेंड। यानी कि अब हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं जो मीन वैल्यू आया प्लस माइनस डेल्टा टी एम, यानी कि मीन वैल्यू को हम रियल वैल्यू में बोलेंगे और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसको हम एब्सोल्यूट एरर, उसको हम एरर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.56 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड। इस तरह से हम टाइम पीरियड को करेक्टली लिखेंगे। ठीक है, तो अब परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 100, बस करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन करके 3.57% आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो एरर इन आर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। एरर इन टी निकालने के लिए हम क्या किया, हमने पहले मीन वैल्यू ऑफ टी निकाला, फिर हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हर ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और फाइनली लिखा हमने कि जो क्वांटिटी होगी टाइम पीरियड वो होगी मीन टाइम पीरियड प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड। करेक्ट, क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ? ऑलराइट, डन। ठीक है, तो ये भी आ गया। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें निकालना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऐसा दिया हुआ है हमें, तो हम बोल सकते हैं ना कि जी प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, आर माइनस आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी अपॉन जी ये कितना हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगा डेल्टा आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर। तो आर माइनस आर को मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वांटिटी मान ले रहा हूं, तो डेल्टा ऑफ आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, तो एरर कभी घटता नहीं है, इसलिए सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये r माइनस आर देखते हैं, ये r माइनस आर कितना हो जाएगा, तो r माइनस आर कितना हो जाएगा, ये 60 है और ये 10 है, यानी कि 50 हो जाएगा। लेकिन एरर भी लिखना पड़ेगा, जिसमें 1 का एरर, इसमें 1 का एरर, एरर कभी घट नहीं सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी एरर घटता नहीं है, सब्ट्रैक्शन में भी एरर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी ये कितना हो जाएगा 50 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर। करेक्ट, अब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना था, वो था 3.57। करेक्ट, तो ये सारा क्या होगा, इतना %। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 पॉइंट लगभग 7 पॉइंट समथिंग और 4। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई तकलीफ? ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑलमोस्ट 11%। तो हमने सारा कुछ निकाल लिया। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। ओके, ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर, कोई तकलीफ इसमें? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कई ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं तो उसमें से हम उस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ एरर। ठीक है, वो जानना जरूरी है। क्लियर? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स 1, 2 and 3 perform the experiment for measuring the acceleration due to gravity g using a simple pendulum. They use different lengths of the pendulum and or record time for different number of oscillations. The observations are shown in the table. ठीक है, तो स्टूडेंट 1 ने क्या किया है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 64 सेंटीमीटर, 64.0 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 8 और 8 ऑसिलेशंस के लिए लगे 128.0 सेकेंड्स। ठीक है, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, 16.0 सेकेंड। वैसे ही दोनों
तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये चीज दी हुई है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि E1, E2 एंड E3 आर द परसेंटेज एरर इन G, ठीक है, यानी कि डेल्टा G बाई G इंटू 100 फॉर स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो E1 इज इक्वल टू 0, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज मिनिमम, E2 इज मैक्सिमम। तो ये चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेबल है। तो अब यहां से हम टाइम पीरियड में एरर कैसे निकालें। टाइम पीरियड तो हमें दिया हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड में एरर कैसे निकालें। तो मान लेते हैं स्टूडेंट 1 की बात करते हैं। स्टूडेंट 1 ने क्या किया कि 8 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा, वो लगा 128.0, बट इसमें एरर नहीं दिया हुआ है। तो जब इसको लिखा गया 128.0, इसका मतलब क्या है, इसमें एरर कितना होगा, इसमें एरर होगा 0.1 सेकेंड का। करेक्ट, तो 128.0 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड लिखना जरूरी है। तो 8 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा, 128.0 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा 128.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 8, इतना सेकेंड। तो एरर कितना है इसमें, एरर है 0.1 डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड का। करेक्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए टाइम रिकॉर्ड किया है, इससे एरर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब 2 के लिए देख लेते हैं। 2 के लिए क्या हो रहा है, 2 के लिए 4 ऑसिलेशंस के लिए 64 प्लस माइनस 64.0 प्लस माइनस 0.1, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 4, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 16.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा एरर बड़ा है, 2 ने जो एरर किया है। ठीक है, 16.0 16.0, तो जो वैल्यू है टाइम पीरियड का वो तो सेम है। ठीक है, लेकिन 1 का एरर है 0.1 बाई 8 और 2 का एरर है 0.1 बाई 4, तो किसका एरर कम है, ऑब्वियसली 1 का एरर कम होगा। ठीक है, जी में एरर निकालना है वैसे तो। ठीक है, तो जी किस पे निकल रहा है, टाइम पीरियड पे। अगर टाइम पीरियड में ज्यादा एरर होगा तो जी में भी ज्यादा एरर होगा। ठीक है, एरर घट तो नहीं सकता है, तो अगर टाइम पीरियड में ज्यादा एरर है तो जी में भी ज्यादा एरर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट 1 के लिए टाइम पीरियड में कम एरर है, तो उसका जी का जो एरर उसने कैलकुलेट किया होगा वो भी कम होगा। तो E1 लेस देन E2 यहां से हम बोल सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को ही कंपेयर करना है। करेक्ट, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके, तो 2 के लिए, सॉरी, 1 और 3 को हम कंपेयर करेंगे, तो हमें 1 लेस देन 2 मिल गया। ठीक है, तो 1 और 3 को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब 3 के लिए भी देख लेते हैं। तो 3 के लिए जो 1 ऑसिलेशन का टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 36.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हो जाएगा 9.0 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। करेक्ट, ओके, तो अब 1 और 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है, हमें टाइम पीरियड पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ओके, तो G क्या हो जाएगा,
जी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। जी क्या हो जाएगा, जी प्रोपोर्शनल टू एल बाई टी स्क्वायर होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी बाई जी जो होगा, डेल्टा जी बाई जी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, है कि नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, E1 कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो 64.0 है, इसका मतलब एरर कितना होगा, एरर होगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 64.0 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी हमने कितना निकाला था, 0.1 डिवाइडेड बाई 8 और टाइम पीरियड कितना था 16.0। तो ये होगा वैल्यू E1 का। फिर हम E3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20.0 है, यानी कि हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20.0 प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। यहां पे एरर कितना है, 0.1 का है, 0.1 बाई 4 का एरर है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है 9.0, ठीक है। तो ये दो कैलकुलेशन हमारे पास, ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, बट इन कैलकुलेशन को अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि E1 भी जो होगा वो E3 से कम आएगा, ठीक है। E1 E2 से तो कम था ही, इवन E3 से भी कम आएगा। ये कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूं, सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस केस में हम बोल पाएंगे कि E1 इज मिनिमम, करेक्ट। E1 E2 से भी छोटा है और E3 से भी छोटा है, तो E1 इज मिनिमम। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है, ठीक है, तो ज्यादा ऑसिलेशंस के लिए अगर हम रीडिंग लेंगे, उस केस में हमें क्या होगा, एरर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हम ज्यादा रखते हैं, कभी कभी 20 40 50 ऑसिलेशंस लेते हैं और उसका हम टाइम नोट करते हैं ताकि जो टाइम पीरियड में एरर है वो कम हो जाए। ऑलराइट, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू एम एल जी अपॉन पाई एल डी स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली सर्ल्स मेथड यूज करके y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये यूज करके हम यंग्स मॉडुलस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वायर का लेंथ है 2 मीटर, डायमीटर है 0.5 mm, ठीक है। फॉर अ लोड ऑफ m इज इक्वल टू 2.5 kg एंड एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल l इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर इन द लेंथ ऑफ द वायर इज ऑब्जर्व्ड, quantities D and L are measured using a screw gauge and a micrometer। जनरली तो दोनों सेम ही चीजें होती हैं, और ये दिया हुआ है कि they have the same pitch of 0.5 millimeter and the number of divisions on their circular scale is 100। The contribution, ये statement बहुत important है, the contribution to the maximum probable error of the measurement of Y measurement is due to error in the measurements of D and L are the same, error in the measurements of D is twice that of due to the error in the measurement of L, due to error in the measurements of L is twice due to the error in the measurement of D। ओके, तो बेसिकली क्या हम कह रहे हैं, हम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी एल एन एल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डी में जो एरर है उसका कंट्रीब्यूशन वाई के एरर में कितना है, और एल में जो एरर है उसका कंट्रीब्यूशन वाई के एरर में कितना है, इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो डी में कुछ एरर है, उसकी वजह से वाई में कुछ एरर है, तो डी के एरर का कुछ कंट्रीब्यूशन है वाई के एरर में, और एल के एरर का जो कंट्रीब्यूशन है वाई के एरर में। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशंस इन एरर्स इन वाई को हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि डी के एरर और एल के एरर को, ठीक है। डिफरेंस है इसमें, ये चीज को समझना है, ओके। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई वाई जो होगा, ठीक है, अब इसमें सिर्फ वेरिएशन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एल और डी के में एरर की बात कर रहे हैं, बाकी किसी में एरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर सकते हैं उनमें से किसी में एरर नहीं होगा, हमें सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरर चाहिए एल और डी के कारण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। अब एल कितना है, 0.25 मिलीमीटर, ओके। लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं इस स्क्रू गेज का। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कितना हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी कि 0.005 मिलीमीटर। तो जो भी लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का, उसी को मान लेंगे कि वो एरर इन द मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है, एल है 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डी में भी मेजरमेंट जो हो रहा है उसमें कितना एरर होगा, उसमें 0.005 ही एरर होगा, करेक्ट। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, ओके। यानी कि ये क्या है, ये है एल के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर इन वाई, और ये क्या है, ये है डी के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरर इन वाई, ठीक है। डी में जो एरर है वो तो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 है, लेकिन इस एरर के कारण y में जो एरर का कंट्रीब्यूशन है इसका, वो कितना है, वो 2 इंटू 2 इंटू दिस क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को हम 0.25 बना सकते हैं। तो अब क्या दिख रहा है, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये सेम है, दिख रहा है ये चीज, दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज सेम है। यानी कि एल में जो एरर है उसके कारण y में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, और डी में जो एरर है जिसके कारण y, उसका जो y में कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। यहां हम क्या कर रहे हैं, y में जो एरर है उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुए हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं दोनों में जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या है, सेम है। ये बात क्लियर है, ठीक है। हम डी में एरर और एल में एरर को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एल में जो एरर है उसके कारण y में एरर है, और डी में जो एरर है उसके कारण y में जो एरर है, तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरर है उन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ओके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम चेक करें तो एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ डी एंड एल आर द सेम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है डी और एल का वाई में, वो दोनों कंट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए